हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चंडीगढ़ शहर में शकुंतला देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। शकुंतला देवी के 3 बेटे सौरभ, शुभम और अर्जुन थे। उन तीनों की पत्नियां अंजलि, प्रियंका और गीतिका थी। बड़ी बहू का 10 साल का बेटा रोहन, मंझली बहू की भी एक बेटी वंशिका और सबसे छोटी बहू गीतिका का बेटा यश था। अब इतना बड़ा परिवार हो और घर में चहल पहल ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे, 5:30 बज गए। आज तो अलार्म भी नहीं बजा। ओ नो, लगता है घड़ी के सेल खत्म हो गए। अंजलि जल्दी से उठकर नहाकर पूजा पाठ करके जल्दी से भागते हुए किचन में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी दोनों देवरानियां काम पर लगी हुई थी। आज मुझे रोहन के लिए पास्ता बनाना है, वो कल ही बोल रहा था। हाँ, वंशिका भी बोल रही थी, इसलिए मैंने पास्ता बना दिया है। तीनों बच्चे वही ले जाएंगे। हाँ, लेकिन तीनों भाइयों के ले जाने के लिए तो सब्जी बनानी होगी। और माँ जी वो कल रात को ही नाश्ते में ओट्स खाने की बात कर रही थी। ठीक है, तो मैं सब्जी बना देती हूँ और प्रियंका दीदी आप माँ जी के लिए ओट्स बना देना। ऐसे ही वो सब घर के कामकाज में लग जाती हैं। 7 बजे घर वाले भी उठ जाते हैं। कुछ देर बाद अंजलि मेरी व्हाइट वाली शर्ट कहाँ है? अंजलि रसोई से ही चिल्लाती है। वहीं अलमारी में ही तो टंगी है, सामने ले लो। अरे नहीं मिल रही यार, तभी तो मांग रहा हूँ। न जाने कहाँ रखकर भूल जाती हो। अंजलि बीच में ही आटा गूंथना छोड़कर हाथ धोकर कमरे में जाती है और अलमारी से व्हाइट शर्ट निकाल कर देती है, जो कि बिल्कुल ही सामने टंगी हुई थी। ये क्या है, सामने ही तो टंगी थी, फिर दिखी क्यों नहीं। अंजलि वापस से रसोई में चली जाती है और फिर से आटा गूंथने लगती है। फिर तीनों अपने अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठाकर नहलाकर तैयार कर देती हैं। ये लो तीनों, अपने अपने टिफिन जल्दी से बैग में रख लो, स्कूल बस आती होगी। सुनिए, आप क्या वहाँ बैठे बैठे फोन चला रहे हैं? जाइए जल्दी बच्चों को नीचे सोसाइटी के गेट तक छोड़कर आइए। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो स्कूल बस निकल जाएगी। अरे मैं इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। अरे तुम ही छोड़ाओ ना, जरा सा ऊपर से नीचे चली जाओगी तो कौन सा घिस जाओगी। उफ, इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। माँ जी आप। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है बार बार ऊपर नीचे करना। तुम जवान खून हो, तुम ही जाओ। तीनों बहुएं हार थक कर खुद ही बच्चों को स्कूल बस तक ड्रॉप करके आती हैं। फिर घर आकर सबको नाश्ता करवाने के बाद, अपने अपने पतियों को ऑफिस भेजने के बाद और बाकी सब काम निपटाते निपटाते उन्हें दिन का 1 बज जाता है। अरे बाप रे, दिन का 1 बज गया। सोचा था थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेकिन अब तो खाना बनाने का समय हो गया। हाँ, स्कूल से बच्चे भी आ जाएंगे तो भूख भूख करेंगे। ऐसा कर गीतिका, आज कढ़ी चावल ही बना लेते हैं। हाँ, लेकिन पकौड़े वाली नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। फिर एक रोज, माँ अंजलि, सब लोग यहाँ आओ, ये लो मिठाई खाओ। क्या बात है बेटा, बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन। अब मैं मैनेजर बन गया हूँ। हाँ। क्या सच में जी? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है ऊपर वाले का जो उन्होंने मेरी पूजा का फल हमें दे दिया। ओ मैडम, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, इसमें तुम्हारी पूजा का क्या। छोड़ो ना भैया, वैसे इसी बात पर घर में पार्टी शार्टी होनी चाहिए ना, क्यों शुभम भैया? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। डोंट वरी, घर में पार्टी होगी और मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त और बॉस भी आ रहे हैं। हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। और अंजलि, तुम तीनों मिलकर खाने में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, पूड़ी, बिरयानी और मीठे में गुलाब जामुन और शाही खीर बना लेना। और हाँ, स्नैक्स में पनीर टिक्का, मलाई चाप, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े वगैरह भी बना लेना। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम तीनों मिलकर सब कर लेंगे। आप तो बस जश्न की तैयारी करो। खाने में वो सभी तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती हैं और सब काम निपटाने के बाद वो बच्चों को तैयार कर, साथ ही खुद भी पार्टी के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद गेस्ट घर में आ जाते हैं। आइए बॉस, यहाँ बैठिए प्लीज। तुमने मुझे फोर्स किया इसलिए मैं आ गया सौरभ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं कुछ ही देर में यहाँ से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आप आए यही बहुत है मेरे लिए सर। सौरभ बॉस की खातिरदारी करता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उधर रसोई में तीनों बहुएं बाकी सबकी डिमांड पूरी करने में लग जाती हैं। वो रसोई में गर्मा गर्म पूरी तलने लगती हैं, लेकिन इतने में उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है। ओ नो, इस बार मैं तो सिलेंडर बुक करवाना ही भूल गई। अब वो पड़ोस से सिलेंडर लेने जाती है, जिसमें टेबल पर बैठे लोगों को काफी वेट करना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वो सबको गर्मा गर्म पूरी परोसती है, लेकिन सभी मेहमानों के जाने के बाद अर्जुन उन तीनों को खूब सुनाता है। तुम तीनों सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या हो? हैं? तुम्हें इतना भी होश नहीं रहा कि सिलेंडर बुक करवाना है? बस रसोई में खड़े खड़े गप्पे मरवा लो इनसे। आखिर सारा दिन करती क्या हो? सारा दिन बस घर में पड़ी रहती है। इन्हें तो हमारी तरह मेहनत नहीं करनी होती ना। आप सबको लगता है हम रसोई में काम नहीं करती, बल्कि बस गप्पे ही मारती रहती हैं। घर का काम अपने आप हो जाता है। बताओ भला, सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करके पिसते रहो, फिर भी कहते हैं काम ही क्या करती हो। अब तो इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, हड़ताल।
हाँ, काम से हड़ताल। जैसे किसी कंपनी या फैक्ट्री के बाहर मजदूर लोग हड़ताल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ना तो कल से हम खाना बनाएंगे, ना ही घर का कोई काम करेंगे। अब हम बस एक काम करेंगे और वो है आराम, और ये चैलेंज है। हाँ तो हम भी नहीं डरते, हम भी इसके लिए तैयार हैं। अब शर्मा निवास में एक जंग छिड़ गई घर के बहुओं और बेटों के बीच। अगली सुबह तीनों बहुएं आराम से अपने कमरे में लेटी रहीं। अरे आज सुबह के 6 बज गए, मुझे चाय मिलेगी या नहीं? माँ सुना नहीं तुमने कल उन्होंने क्या कहा था? ऐसा कौन सा तीर मारती हैं ये सारा दिन? मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। वो चाय बनाने चला तो गया, लेकिन उसे ठीक से ये नहीं पता था कि चाय बनाते कैसे हैं। उसने पानी में ही ढेर सारी पत्ती उड़ेल दी और दूध चीनी डाल दी। कुछ देर बाद वो जैसे ही माँ को चाय देता है, वो पीते ही थूक देती है। नालायक, चाय बनाई है या काढ़ा? इतनी पत्ती कौन डालता है? सारा मुंह कड़वा कर दिया। अब वो तीनों भाई किचन में घुस गए और जैसे तैसे खाना बनाने लगे। भैया सब्जी में पानी डालूं या पानी में सब्जी? एक मारूंगा ना खींच कर, इधर ला मैं करता हूँ। शुभम सब्जी में ढेर सारा पानी डाल देता है। कुछ देर बाद, पापा मुझे ब्रश करवाओ और नहलाओ। अबे इतना बड़ा हो गया, जाकर नहा लेना खुद ही। नहीं, मुझे तो मम्मी ब्रश करवाती है और नहलाती है, और मम्मी कह रही है कि आज के दिन आप मेरी मम्मी हो, इसलिए आपको ही बोलूंगा ना। अफो यार, क्या मुसीबत है। चल चल बाथरूम में चल। तभी वंशिका आती है। छी, ये क्या सब्जी बनाई है? तरीदार भिंडी है बेटा। मुझे नहीं खानी भिंडी, मुझे तो सैंडविच खानी है। अब जल्दी करो, नहीं तो मेरी स्कूल बस आ जाएगी। वो तीनों बच्चों का टिफिन बना कर देते हैं, फिर उन्हें तैयार करते हैं, जिसमें वो काफी थक जाते हैं। और जब तक नीचे पहुंचते हैं, तब तक स्कूल बस जा चुकी होती है। अब वो गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं। घर में सबको वो खाना परोसते हैं, तो ऐसा खाना देखकर सास अपना माथा पीटने लगती है। हे भगवान, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। यहाँ तीनों पतियों की काम के मारे एक दिन में ही हालत खराब हो जाती है और शाम होते होते वो अपने हथियार डाल देते हैं। हमें माफ कर दो देवियों, तुम सच में धन्य हो। जितनी सहनशीलता औरत जात में है, उतना काम तुम लोग कर सकती हो, हम सब नहीं। बस आप सबने तो एक दिन में ही हथियार डाल दिए। एक दिन क्या, हमने तो 1 घंटे में ही हथियार डाल दिए थे। लेकिन वो हम ही थे कि शर्म के मारे सारा दिन खींच गए। सच में मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम लोगों को बुरा भला कहा। लेकिन सच कहूं तो तुम सच में महान हो। बिना छुट्टी के 12 महीने काम करती हो, वो भी हमसे कई गुना ज्यादा, और उफ तक नहीं करती। अच्छा हुआ जो तुम लोगों को ये समझ आ गया। अब आज के बाद कभी पंगा नहीं लेना। कभी नहीं देवियों, कभी नहीं। ये बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अरे कुछ नहीं, नकली चोटी लगाकर आती है वो, मुझे सब पता है। एक दिन मैंने वॉशरूम में देखा था, इतने छोटे छोटे बाल थे उसके, और फिर जब वो क्लास में आई तो भाई साहब ये लंबी चोटी। मैं तो तभी समझ गई थी तुम लोग फालतू में ही उसके बालों की हाइप क्रिएट करती रहती हो। अरे पागल बनाती है वो तुम सबको। दिव्या ऐसी ही थी, जब तक वो दिन भर में 4-5 बातें इधर की उधर और इधर की उधर ना कर ले, उसका खाना ही हजम नहीं होता था। अपनी इसी आदत से उसने अपनी कई सहेलियों को आपस में लड़वा दिया था। पर ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर दिव्या की शादी हो गई। अब मेरी बात सुनो ना। हाँ हाँ भाई, क्या हो गया? तब से दिमाग खाए जा रही हो। दिमाग नहीं खा रही हूँ, कुछ बताना चाहती हो। रोहन लो, बैठ गया सब छोड़ छाड़ के। बताओ क्या बात है? वो गली नंबर 4 की शर्मा आंटी को जानते हो ना? वो जो मोटी सी है? हाँ हाँ, वही। अरे बहुत ही बुरी औरत है वो। एक तो खा खा कर मोटी हो गई है, ऊपर से सबसे चुगली करती फिरती है। तुमने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बैठा है? नहीं, ये बताने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि उस मोटी की लड़की भाग गई है। भाग गई मतलब? अरे उसका किसी लड़के से चक्कर था, तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। हाँ तो ठीक ही किया उसने। अरे पर वो लड़का ब्राह्मण भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? वैसे दिव्या, ये जो तुम कर रही हो ना, इसे भी चुगली ही कहते हैं। हाय, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं चुगली कर रही हूँ? अरे इसे चुगली नहीं कहते, इसे तो वो हाँ बताओ ना, क्या कहते हैं? इसे तो बस बात बताना कहते हैं, और क्या। तुम भी ना गजब करती हो। चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, और तुम ना जरा अपनी ये आदत छोड़ दो यहाँ से वहां करने की, वरना किसी दिन बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगी। हाँ ठीक है, जाओ आप। अब तो बात ही करना बेकार है। अपने पति से बहस करने के बाद दिव्या कपड़े प्रेस करने लगती है। फिर उसी शाम, अरे दिव्या इधर तो आओ। जी मम्मी जी, मैं और तुम्हारे पापा मंदिर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, 1 मिनट। वो मंदिर के पास जो लड़की बैठती है ना, फूल बेचने वाली, अरे वो गोरी सी। कौन? आरती? हाँ, क्या हुआ उसे? उससे प्रसाद मत लेना आप लोग। क्यों भाई, क्या बुराई है उसके प्रसाद में? हाँ, और हम तो इतने सालों से उसी की दुकान से प्रसाद ले रहे हैं। अरे नहीं मम्मी जी, पता है वो विधवा है। नहीं, वो तो सिंदूर लगाती है।
मुझे याद है अच्छे से। हाँ, वो इसलिए ताकि उसकी दुकान चलती रहे। मतलब ये कि प्रसाद तो हमेशा सौभाग्यवती से ही लेना चाहिए ना। मुझे तो किसी ने बताया कि उसका पति तो 2 साल पहले ही मर गया था, पर फिर भी उसने सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा। अब बताइए, ऐसी धोखेबाज औरत से प्रसाद लेंगे क्या आप? ओहो दिव्या, तुम भी ना। मतलब किसी ने तुम्हारे कानों में कोई बात डाल दी और तुमने यहाँ उड़ेल दी। क्यों? उड़ीली नहीं है पापा जी, मैंने तो बस करो दिव्या, पता नहीं तुम्हारी ये आदत कब जाएगी। ये कहकर महेश और रीना मंदिर के लिए निकल गए। उधर दिव्या धीरे से बड़बड़ाने लगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो इनके भले की बात कहो, ऊपर से ये सब लोग कहते हैं कि मैं चुगली करती हूँ। अरे ये कोई चुगली है भला? मेरी तो कदर ही नहीं है इस घर में। दिव्या गुस्से में रसोई में गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। फिर उसने जैसे ही फ्रिज खोला, लो सब्जी नहीं है तो खाना क्या बनाऊं, अब मुझे ही सब्जी लानी पड़ेगी। झल्लाई दिव्या ने झट से झोला उठाया और घर में ताला लगाकर सब्जी मंडी की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। तभी वो एक आदमी से जोर से टकरा गई। टक्कर की वजह से वो दोनों ही गिर पड़े और फिर माफ करना बेटी, तुम ठीक तो हो ना? दिखता नहीं है क्या आपको अंकल? उफ, ये सारे बुढ़े एक जैसे होते हैं। एक मेरे ससुर जी ने दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, उन्हें उस प्रसाद वाली में कोई बुराई नहीं दिखती, और एक आप जिन्हें रास्ते में चलते लोग दिखाई नहीं देते। अरे बाप रे, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटी। मेरी सेहत की चिंता आप मत करो और जाकर अपनी आंखों का चेकअप कराओ। वो गली देख रहे हैं, वहाँ डॉक्टर गुप्ता बैठता है, उसके पास मत जाना, चाहे कहीं भी चले जाना। क्यों भाई, क्या बुराई है उसमें? अरे ढोंगी है ढोंगी। पिछले साल उसकी दुकान पर स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ा था। डिग्री विग्री सब फर्जी निकली थी उसकी, लेकिन यहाँ के बेवकूफ लोग फिर भी उसी के पास जाते हैं। बताओ। ठीक है, नहीं जाऊंगा उसके पास। दिव्या ने रंगा के सामने गुस्से से हाथ जोड़े और वहाँ से भन्नाती हुई निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर गुप्ता की बुराई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर रात को, हाँ जी मैडम, शादी को 40 साल पूरे होने वाले हैं, बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, फिर हम अपनी पसंद से लेकर आएंगे तुम्हारे लिए तोहफा। अच्छा जी, ऐसा क्या खास है? खास तो है, पर अभी नहीं, 2 दिन बाद दिखाएंगे, शादी की सालगिरह वाले दिन। रसोई के बाहर बैठकर महेश और रीना एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो रसोई में काम कर रही दिव्या सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद, क्या दे रहे हो गिफ्ट में मम्मी पापा को? ओ शिट, मैं तो भूल ही गया कि उनकी एनिवर्सरी है। कल ही कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता हूँ। आप ना अपने पापा से सीखो, कितने साल हो गए उनकी शादी को, वो तब भी मम्मी जी से कितना प्यार करते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अरे फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी दी थी। हाँ तो इतना बड़ा गिफ्ट भी नहीं ले आए थे तुम मेरे लिए। दिव्या को ये भी नहीं पता था कि उसके ससुर उसकी सास को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, पर वो उससे पहले ही अपने पति से भिड़ गई। लड़ाई हुई तो दिव्या गुस्सा होकर घर से बाहर पार्क में जाकर बैठ गई और वहीं बेंच पर एक पुराने से कपड़ों में एक लड़की बैठी रो रही थी, जिसे देखकर दिव्या ने अपना गुस्सा कुछ कम किया और उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। अरे बताओ भी। दीदी मेरा नाम महिमा है और मैं गली नंबर 5 में रहती हूँ। वहाँ मेरा ससुराल है, पर मेरे ससुराल वाले बहुत खराब है। मैं दिन भर काम करती हूँ लेकिन किसी को मेरी कदर ही नहीं है। हाँ बहन, बस यही हालत मेरी भी है। अरे मेरी एक सहेली है, उसकी किस्मत पता है कितनी अच्छी है कि। दिव्या महिमा को अपनी सहेली की बात बताने लगी और महिमा भी बहुत चाव से सुनने लगी। अगले दिन वो फिर मिली। अच्छा महिमा, मैं चलती हूँ, आज ना मेरे सास ससुर की शादी की सालगिरह, बड़ी तैयारी करनी है। बड़े लकी हैं आपके सास ससुर जो ने आप जैसी प्यारी बहू मिली। जाओ आप दीदी, हम कल मिलते हैं। अपनी तारीफ सुनकर दिव्या फूली नहीं समा रही थी। उधर शाम को घर पर केक कटा और फिर, लो जी रीना जी, आज मैं आपको ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जो आपका बरसों का सपना था। ये लो। है इतना प्यारा हार, क्या ये? हाँ, पूरे 11 तोले का है, 9 लखा। यही चाहती थी ना आप? 9 लखा हार देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उस रात दिव्या ने अपने पति से 9 लखे हार पर फिर लड़ाई कर ली और फिर अगले दिन वो फिर जाकर महिमा से मिली और उससे चुगली करने बैठ गई। 1 हफ्ते बाद जब दिव्या महिमा से मिलने आई तो महिमा उसे कहीं नहीं मिली। अपनी चुगली पार्टनर को ना देखकर वो उदास हो गई और घर आ गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची वहाँ तो कोहराम मचा हुआ था। अरे ऐसे कैसे खो गया है? अरे भगवान, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी तक, पूरे 9 लाख का था वो। माँ याद करो माँ, कहाँ रखा था? अरे उसी जगह रखा था, जूते की रैक के पीछे बनी छुपी दराज में। पापा, कहीं हार चोरी तो नहीं हो गया ना?
अरे ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा? पहली बात तो हम चारों के अलावा उस दराज के बारे में किसी को पता नहीं है, और दूसरा चोर आएगा तो कुछ और भी तो चुराएगा ना। अरे सब ऐसे ही रखा है, कुछ चोरी नहीं हुआ उस 9 लखा हार के सिवाय। इतना सुनते ही दिव्या वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना दीदी? अरे हाँ, 1 नंबर के कंजूस पति हैं। पता है मेरे ससुर ने 40 सालों बाद मेरी सास को 9 लखा हार दिया है, सोचो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर दीदी आगे जाकर तो वो हार आपका ही होगा ना? क्या बात कर रही हो दीदी? उस हार को आपने छूकर भी नहीं देखा क्या? कहाँ यार, वो हमारे घर में एक छुपी हुई दराज है जूते स्टैंड के पीछे। उसकी एक ही चाबी है जो सास हमेशा अपने पास रखती है। मुझे तो कभी फटकने भी नहीं देती उस रैक के पास। दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गई थी कि उसने अपनी चुगली की आदत से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब ना तो वो हार उसकी सास का था और ना उसका। पर हिम्मत करके उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई और फिर पुलिस को, और किस्मत से हुलिये के आधार पर पुलिस ने महिमा और एक आदमी को पकड़कर हार बरामद कर लिया। आप तो वही अंकल है ना? हाँ, मैं चोर हूँ, और जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, और मैंने ही महिमा को तुम्हारी दोस्त बनने को कहा था। पर हमारी किस्मत खराब निकली कि हम हार चुराकर भाग नहीं पाए। पापा जी, मम्मी जी, रोहन, आप सब मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी की चुगली नहीं करूंगी और अपनी आदत भी बदल दूंगी। पक्का ना? अगर ऐसा है तो तू ये हार पहनकर देख सकती है। और फिर वाकई दिव्या ने चुगली करना छोड़ दिया और हमेशा खुश रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।